हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14 अर्थात यूनिट नंबर 14। इससे पहले 13 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 13 तक सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 14, जिसका नाम है जैव अणु। और जैव अणु को हम कह सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो हमें जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स वाला यूनिट नंबर 14 आज स्टार्ट करना है। और आज का हमारा टारगेट रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को इंग्लिश में भी कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक है बेटे, तो आज हमें यूनिट नंबर 14 को स्टार्ट करना है और आज का हमारा मेन अटेंशन रहेगा कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 14, और यूनिट नंबर 14 का नाम है जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स। तो आज हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। यहां से लिखते हैं यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 14 और यूनिट का नाम है बेटे जैव अणु। आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो जितना लिख सकते हो। जैव अणु, या आप इसे इंग्लिश में कह सकते हो बायो मॉलिक्यूल्स। तो यूनिट नंबर 14 आज से हमें स्टार्ट करना है और हमारे यूनिट का नाम है जैव अणु। जैव अणु को इंग्लिश में कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये जैव अणु का क्या मतलब है। ये जो हमारा यूनिट का नाम है जैव अणु या बायोमोलिक्यूल, इसका क्या मतलब है। बेटे इसका मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि जो मनुष्य का शरीर है या कोई भी जीव है, सजीव तो पेड़ पौधे भी होते हैं और सजीव तो बहुत सारे जंतु भी होते हैं। जंतु और पेड़ पौधों दोनों को सजीव माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर सजीवों के बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। और वे सारी बातें आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं पहले से ही। हमारा यहाँ मेन मोटिव है कि जैव अणु का मतलब क्या है। बेटे जैव अणु का मतलब है कि जो मनुष्य का शरीर है या किसी जीव का शरीर है, उसमें बहुत सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटे? जटिल कार्बनिक पदार्थ। और वे जटिल कार्बनिक पदार्थ किसी भी जीव की संरचना की मौलिक इकाई होते हैं या जीवन का आधार होते हैं। और उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को ही हम कहते हैं जैव अणु, जो किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं और जीवन का आधार हैं। जैसे मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा हमारी बॉडी में बनने वाले हार्मोन्स, वे भी जैव अणु कहलाते हैं। तो हमें पोषक तत्वों और हार्मोन्स के बारे में ही इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो हम, यदि हमारे से कोई पूछता है कि जैव अणु क्या होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि किसी जीव के किसी जीव के शरीर में किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ
जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं, या मूल आधार भी आप लिख सकते हो। मौलिक आधार यानी जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। मौलिक आधार होते हैं, जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कोमा लगा के लिखेंगे, जैव अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? जैव अणु। तो ये होते हैं बेटे जैव अणु, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन का मौलिक आधार है, ठीक है, और सजीवों के अंदर पाए जाते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। जैसे इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, यदि हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं पोषक तत्व। जितने भी पोषक तत्व हैं वे सब जैव अणु हैं। और बेटे पोषक तत्वों के अलावा आप लिख सकते हो हार्मोन्स। हार्मोन्स मनुष्य के शरीर में बनते हैं या जीवों के शरीर में बनते हैं, और ये हार्मोन्स भी जैव अणु ही हैं। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला है जैव अणु दो प्रकार के हो सकते हैं, पोषक तत्व और हार्मोन्स। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पोषक तत्व का क्या मतलब होता है, मतलब पोषक तत्व किसे कहते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पोषक तत्व का क्या मतलब होता है, या पोषक तत्व किसे कहते हैं। बेटे पोषक तत्व का मतलब पता क्या होता है? पोषक तत्व का मतलब होता है कि भोजन जो हम करते हैं ना, जो भोजन का आवश्यक अंग होता है ना, भोजन का आवश्यक अंग, उन्हें कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, इसे बहुवचन में कर लो, भोजन के आवश्यक अंग, जो हमारे भोजन में जरूरी चीजें होनी चाहिए, उन सभी को हम कहते हैं पोषक तत्व। अब आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं कि पोषक तत्व, भोजन में कम से कम 6 पोषक तत्व होने बहुत जरूरी होते हैं। तो पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। जैसे वे 6 प्रकार कौन कौन है देखो, एक शब्द हमें याद रखना है, मैं आपको एक शब्द याद करा रहा हूं, प्रोचिका खविज। इस शब्द को आपको याद रखना है, प्रोचिका खविज। अब यहाँ प्रो का मतलब पता क्या है? प्रो का मतलब है बेटे प्रोटीन। प्रो का मतलब प्रोटीन है। और ची का मतलब है चिकनाई। चिकनाई का मतलब तो समझते हो आप, चिकनाई का मतलब होता है तेल या वसा, कुछ भी कह दो आप। का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, का मतलब क्या होता है बेटे? कार्बोहाइड्रेट। और ख का मतलब होता है खनिज लवण। खनिज लवण। और वी का मतलब होता है विटामिन। एवं जय का मतलब होता है जल। तो ये पोषक तत्व 6 आपको याद रहने चाहिए। देखो, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल। यदि इन 6 पोषक तत्वों को हम ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको ये शब्द याद रखना पड़ेगा, प्रोचिका खनिज। ये एक तरह का ट्रिक है। प्रोचिका खनिज यदि आपके याद है तो आपको 6 के 6 पोषक तत्वों के नाम एक निश्चित क्रम में याद हो जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो हमें एक बात का पता चला है कि जैव अणु का मतलब होता है किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का मौलिक आधार होते हैं, उन्हें कहते हैं हम जैव अणु। फिर एग्जाम्पल में हमें पता चला कि जैव अणु का मतलब है पोषक तत्व और हार्मोन्स। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आया कि सर पोषक तत्व का क्या मतलब है, तो हमें पता चला कि भोजन के आवश्यक अंग जो होते हैं उन्हें कहते हैं पोषक तत्व, और वो होते हैं 6। प्रोचिका खनिज, प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन एवं जल। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं अपने टारगेट पर, जो आज का हमारा मेन टारगेट है।
वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है बेटे? कार्बोहाइड्रेट। इंग्लिश में भी इसे कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त, मतलब यदि कोई आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, तो आप कहोगे कि कार्बोहाइड्रेट एक जैव अणु है। ये तो बात पक्की है। पर इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? इसमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन, या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हो पेपर में। यदि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र क्या होता है। सरलतम सूत्र, सरलतम सूत्र इसका बेटे होगा CH2O। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र होता है CH2O। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। ठीक है। और यदि कोई आपसे पूछता है कि इसका सामान्य सूत्र बताओ क्या होता है, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र इसका होता है CxH2OY। ये X और Y कुछ पूर्णांक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटे? पूर्णांक। तो यदि कोई पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र बताओ, तो CH2O है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताओ, तो CxH2O है। इस तरह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताओ, कि इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध है, दूध से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे गन्ना है, गन्ने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे चुकंदर है, ठीक है बेटे, आम है, केला है। तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, खाने की चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है। जैसे अंगूर है, अंगूर में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आलू है, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे गाजर है, गाजर में भी बेटे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटे। और चावल, जौ, मक्का, बाजरा, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, इनमें भी सब में क्या होता है बेटे? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ज्वार में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन सभी खाने की चीजों में क्या होता है बेटे? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यदि हमारे से पूछे जाएंगे कि कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो आपको बता देना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है। इन पदार्थों में से कुछ पदार्थों के नाम आप लिख सकते हो। चलो अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण लिखते हैं हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ उदाहरण। एक तो आप ध्यान रखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज जय लिख दो या सै लिख दो, एक ही बात है। ग्लूकोज, इसे बेटे रक्त शर्करा भी कहते हैं। रक्त शर्करा, ग्लूकोज को हम रक्त शर्करा भी कहते हैं। और सूत्र तो आपके याद ही होगा, C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, C6H2O का होल 6।
मतलब इस रूप में CxH2O का होल y। ये x और y कुछ पूर्णांक हैं, ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे सुक्रोज भी एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। यहाँ आप जय लिखो या सै लिखो, एक ही बात है। सुक्रोज का मतलब होता है शक्कर या चीनी, शक्कर या चीनी को कहते हैं सुक्रोज। और फार्मूला आपको याद ही होगा, C12H22O11, ये फार्मूला होता है चीनी का या सुक्रोज का। और इसे दूसरे रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो C12 है और H2O का होल 11 है, ठीक है। इस रूप में लिखा है CxH2O होल y। इसी तरीके से बेटे स्टार्च भी आप लिख सकते हो। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है और इसका अणु सूत्र होता है स्टार्च का C6H10O5 का होल n, ये होता है बेटे, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि C तो 6 करो और H2O करो होल 5 और सारे को ब्रैकेट में बंद करके बाहर लिख दो n, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट पर शॉर्ट नोट या लघु टिप्पणी लिखो, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको, यदि वे आपको 1 या 2 नंबर में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछते हैं, ठीक है बेटे। अब हम कार्बोहाइड्रेट की अगली बातें करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो अब हम वर्गीकरण की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर कर सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं। हमें पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले पॉलीहाइड्रिक कीटोन या पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, ठीक है। हाइड्रिक ग्रुप का मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है बेटे। तो इसमें जो सबसे पहले हम वर्गीकरण सीखेंगे वो सीखेंगे, यहाँ हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहला वर्गीकरण करते हैं बेटे भौतिक गुणों के आधार पर, कि कार्बोहाइड्रेट भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भौतिक गुणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं बेटे 2 प्रकार के। यहाँ लिख देते हैं एक बार कि भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसमें नंबर ए तो है बेटे शर्करा। नंबर ए क्या होता है? शर्करा या शुगर आप इसे कह सकते हो, शर्करा। शर्करा की खासियत ये होती है बेटे कि जितनी भी शर्कराएं हैं वो सब क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। तो हम लिखेंगे कि शर्करा की खासियत सबसे पहली होती है कि ये क्रिस्टलीय होती है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस तो हमने पढ़े हैं। और बेटे ये स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। और एक खासियत इनके अंदर होती है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील, ठीक है। तो हमने लिखा है जल में घुलनशील होते हैं। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी शर्करा है सब क्रिस्टलीय ठोस हैं, स्वाद में मीठे हैं और जल में घुलनशील हैं। इसके एग्जाम्पल भी आप याद रखोगे, शर्करा के एग्जाम्पल याद रखोगे। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ग्लूकोज एक शर्करा है, क्रिस्टलीय ठोस है, स्वाद में मीठा होता है ग्लूकोज और पानी में घुल जाता है। जैसे ग्लूकोज का भाई है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी बेटे एक शर्करा है, ठीक है बेटे। और सुक्रोज, सुक्रोज भी
तो ये सब तीनों क्या हैं बेटे? शर्करा हैं। कौन सी शर्करा हैं? कार्बोहाइड्रेट वाली शर्करा। नंबर बी पे जो हम पढ़ते हैं, नंबर बी है बेटे अशर्करा, यानी नॉन शुगर। अशर्करा। अशर्करा की खासियत ये होती है कि ये तो क्रिस्टलीय थे, ये होते हैं अक्रिस्टलीय। सबसे पहली खासियत क्या होगी? अक्रिस्टलीय होते हैं अशर्करा जितने भी होते हैं, और मीठे नहीं होते, ये मीठे नहीं होते, दूसरी खासियत। और ये जल में घुलनशील थे, यहां लिखेंगे वे जल में घुलनशील, तो बेटे ये भी होंगे, पर हम यहां लिखेंगे कम घुलनशील। ये जल में बेटे कम घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में कम घुलनशील होते हैं। पानी में बहुत कम घुलते हैं जो अशर्करा होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च है, स्टार्च एक अशर्करा है तो कार्बोहाइड्रेट। अब स्टार्च के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल देता हूं आपको स्टार्च का, जो आपके समझ में आ जाएगा एकदम। आपने देखा होगा जो स्टार्च होता है ना बेटे, स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मंड। क्या कहते हैं? मंड। और कुछ स्थानों की लोकल भाषा में हम कहते हैं मांड। जब हम घरों में अपने चावल बनाते हैं ना, खुले बर्तन में, कुकर में नहीं, खुले बर्तन में, तो चावल बनाते समय हमारी माताजी क्या करती हैं, हमारी मम्मी क्या करती हैं कि चावल के ऊपर से जो पानी उतरता है उसमें नमक मिला के और उसे पीते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे, स्पेशली छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो वो जो चावल के ऊपर से उतरने वाला पानी होता है उसे हम मांड कहते हैं, या उसका शुद्ध रूप है मंड, और वो ही स्टार्च है। ठीक है बेटे? पर केवल चावल में नहीं, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है। उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है बेटे? तो हमें पता चला एक तो स्टार्च क्या है, अशर्करा। एक है बेटे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी बेटे अशर्करा है, कार्बोहाइड्रेट तो है। सेल्यूलोज बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा कि जो पादप कोशिका होती है ना, प्लांट सेल, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। ठीक है? तो स्टार्च भी एक अशर्करा है, सेल्यूलोज भी एक शर्करा है। ठीक है? अशर्करा है दोनों। और बेटे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर यकृत में एकत्र हो जाती है, लीवर में। ठीक है? तो ये सब क्या है बेटे? अशर्करा। तो हमें पता चला है कि यदि कोई हमारे से पूछता है भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बता सकते हैं दो प्रकार के। एक तो शर्करा जो क्रिस्टलीय हैं, मीठे हैं और पानी में घुलनशील हैं, और एक अशर्करा जो अक्रिस्टलीय हैं और मीठे नहीं होते हैं और जल में क्या होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा भौतिक गुणों के आधार पर। अब हम मूव करते हैं दूसरे प्रकार के वर्गीकरण पर, और ये है मोनोसैकेराइड इकाई की संख्या के आधार पर। मोनोसैकेराइड, अभी पता चल जाएगा आपको सैकेराइड का क्या मतलब है। मोनोसैकेराइड इकाई की संख्या, इकाई की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर भी हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं, और ये वर्गीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जो इस बार मैं हेडिंग लिख रहा हूं। मोनोसैकेराइड इकाई की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटे? तो इस आधार पर यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से मैं आपको बता सकता हूं कि 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। ठीक है? वैसे तो कई प्रकार के हैं, पर मुख्य रूप से इन्हें बताया जाता है कि 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है उसका नाम ही मोनोसैकेराइड है।
मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है, क्या होता है मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड बेटे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं हो सकता है, यानी दो छोटे कार्बोहाइड्रेट के इकाइयों में नहीं टूट सकते हैं। तो हम सीधा सा लिख सकते हैं कि इनका जल अपघटन, इनका जल अपघटन नहीं होता है। मतलब यदि आप इनका जल अपघटन कर भी दोगे तो टूट के जो भी स्पीसीज बनेगी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। यानी ये सबसे सरल और सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि मोनोसैकेराइड का मतलब होता है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, जो सबसे छोटे हैं, सबसे सरल हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे बेटे ग्लूकोज। ग्लूकोज से लिख दो या जय लिख दो, आपकी मर्जी है। जैसे फ्रक्टोज, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना बेटे, इनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी ये सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट इकाई है। जैसे गैलेक्टोज, गैलेक्टोज और ट्रायोज, ये सबसे छोटी कार्बोहाइड्रेट की इकाई है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं बेटे? मोनोसैकेराइड। तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट को या सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट को आप मोनोसैकेराइड कह सकते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो ब्रैकेट में, सबसे सरल, सबसे सरल या सबसे छोटे, कुछ भी लिख सकते हो। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं या सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। इसीलिए हमने लिखा है कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। ठीक है बेटे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ट्रायोज। अब हम बात करेंगे नंबर बी, आखिरकार दूसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? दूसरे प्रकार के होते हैं बेटे ओलिगो, बिल्कुल ध्यान से समझना है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, समझे इसके बारे में बेटे? ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि कोई ओलिगोसैकेराइड आपके पास है और आप उसका जल अपघटन कर रहे हैं तो आपको 2 मोनोसैकेराइड भी मिल सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10। यदि उनके जल अपघटन से, कोई कार्बोहाइड्रेट है आपके पास और उसके जल अपघटन से आपको 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए हैं, तो आप कहोगे कि दिया गया कार्बोहाइड्रेट एक ओलिगोसैकेराइड है। क्या है बेटे? ओलिगोसैकेराइड है। जैसे इसके एग्जाम्पल समझते हैं, चलो एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपके। जैसे एग्जाम्पल में एक होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड नाम से ही आपको पता चल गया होगा, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है? डाई माने 2, सैकेराइड माने जिससे जल अपघटन करने पर 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटे,
कैसे प्राप्त होते हैं? देखो, ये है C12H22O11। क्या है बेटे? ये सुक्रोज है। ये क्या है? सुक्रोज। चलो लिख देता हूं नीचे, ये है सुक्रोज, सुगर या चीनी या शक्कर, कुछ भी कह सकते हो आप। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं ना, यानी जब हम इसे पानी में घोलते हैं, ठीक है, ये H पॉजिटिव लिखा, माध्यम थोड़ा सा अम्लीय है। तो क्या होता है, चीनी को पानी में घोलने पर C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये दो अणु बनते हैं मोनोसैकेराइड के। इनमें से पहला तो है ग्लूकोज। क्या है बेटे? ग्लूकोज। और दूसरा क्या है? दूसरा है फ्रक्टोज। क्या है बेटे? फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं और ये सुक्रोज से प्राप्त हुए हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन से यदि दो मोनोसैकेराइड हमें मिलते हैं तो मैं सुक्रोज को कहूंगा डाइसैकेराइड, क्योंकि इसके जल अपघटन से दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए हैं हम। और दो मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए हैं तो कुल मिलाकर आप इसे ओलिगोसैकेराइड कह सकते हो, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड का मतलब जिनके जल अपघटन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मोनोसैकेराइड मिलेंगे, उन सबको आप क्या कहोगे? ओलिगोसैकेराइड। जैसे आप, अच्छा एक एग्जांपल और देखो, अच्छा एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल में डिस्कस करते हैं ट्राइसैकेराइड को। ट्राइसैकेराइड नाम से ही पता चल गया होगा, ट्राइसैकेराइड का मतलब कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे? 3। तो हम लिख सकते हैं इनके जल अपघटन से 3 मोनोसैकेराइड, इनके जल अपघटन से 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। 3 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं उसे भी देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास है C18H32O16, ये है, ये क्या है बेटे? रेफिनोज। इसका मतलब है रेफिनोज, यहां लिख देता हूं रेफिनोज। और इसका हमने किया है जल अपघटन। तो जल अपघटन यदि आप करोगे तो 3 मोनोसैकेराइड की इकाइयां हमें प्राप्त होगी। C6H12O6 पहली इकाई, C6H12O6 दूसरी इकाई और C6H12O6 तीसरी इकाई। देखो यहाँ देखो, 6 दूनी 12, ये 12 कार्बन है। 6 ही कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 कार्बन है। हाइड्रोजन गिन लो आप और ऑक्सीजन गिन लो, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, इस तरीके से हमें मिलते हैं ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ये ग्लूकोज, एक अणु ग्लूकोज का होगा, एक फ्रक्टोज का होगा और एक अणु किसका होगा बेटे? गैलेक्टोज का। मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं बची है, ध्यान रखना है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या है? गैलेक्टोज है। ध्यान रखो, इसे लिख लो अभी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लो बेटे, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। यदि मैं यहां लिखता हूं टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, तो आपके समझ में आ गया होगा। टेट्रा माने क्या होता है? 4। टेट्रा माने 4 ही तो होता है। तो आप लिखोगे कि इनके जल अपघटन से कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे? 4 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो यदि आप किसी टेट्रासैकेराइड का
जल अपघटन करते हो तो आपको 4 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। जैसे हम लिखते हैं C24 H42 O21, ये एक टेट्रासेकेराइड है। इसका नाम है, ध्यान से देखना बिल्कुल, इसका नाम है स्टैचियोज। यहां लिखता हूं, चलो, स्टैचियोस, ये है नाम, थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। इसका जल अपघटन हमें करना है तो इसमें चाहिए है 3 जल के अणु, 3 जल के अणु हमें चाहिए, और ये माध्यम थोड़ा सा अम्लीय रखना है। तो हमें 4 मोनोसेकेराइड मिलेंगे, 4 C6H12O6। ये चारों क्या है बेटे? मोनोसेकेराइड हैं। तो हमें पता चला है कि मोनोसेकेराइड सबसे सरल होता है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है। फिर आते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड प्राप्त हो सकते हो, उन्हें कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड के मैंने आपको सिखाए हैं 3 एग्जाम्पल, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, और ये क्या है बेटे? ये है टेट्रासेकेराइड। वैसे पेंटासेकेराइड भी होता है, हेक्सासेकेराइड भी होता है, 10 तक होते हैं, डेकासेकेराइड भी होता है। तो मोनोसेकेराइड के बाद डाइसेकेराइड से लेकर डेकासेकेराइड तक जितने भी सेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे सब ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे? ओलिगोसेकेराइड। तो ये तो 3 एग्जाम्पल ही बहुत हैं। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपको, बहुत अच्छी एक हेडिंग लिखते हैं, नोट, बहुत अच्छी बात करेंगे। चलो देखो, एक बात ध्यान रखती हैं, ध्यान ये रखनी है कि जो अधिकतर ओलिगोसेकेराइड होते हैं ना, जितने भी, चलो लिख के ही समझते हैं, अधिकतर ओलिगोसेकेराइड, जितने भी ओलिगोसेकेराइड हैं उनमें से ज्यादातर, ठीक है, रंगहीन होते हैं बेटे। कैसे होते हैं? रंगहीन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादातर ओलिगोसेकेराइड कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय होते हैं। चलो पूरा लिख देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और बेटे स्वाद में मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे। स्वाद में मीठे होते हैं अधिकतर ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और एक चीज और लिख लो, चलो, एवं जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है बेटे। तो अधिकतर ओलिगोसेकेराइड की ये खासियत है कि रंगहीन होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे, स्वाद में मीठे होंगे और पानी में सरलता से घुल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे मोनोसेकेराइड, नंबर बी पे हमने पढ़े ओलिगोसेकेराइड। अब आए हैं हम नंबर सी पर। नंबर सी यानी तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, इसे कहते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं बेटे? पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी। और मैनी मीन्स क्या होता है? बहुत सारे। तो अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो नाम से ही पता चल गया होगा कि इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड 10 से अधिक मोनोसेकेराइड, इकाइयां लिख दो या खाली मोनोसेकेराइड ही लिख दो, प्राप्त होते हैं। इन्हें कहते हैं बेटे पॉलीसेकेराइड। इनका भी कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है स्टार्च।
स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है बेटे, स्टार्च मैंने बताया था चावल का मांड, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल स्टार्च के मैं बताऊंगा। ठीक है, आलू में भी स्टार्च होता है, अमरूद में भी स्टार्च होता है। एक सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी एक पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज मैंने बताया था पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, प्लांट सेल की सेल वॉल में पाया जाता है। और बेटे ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बताया था कि हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम उस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी उससे लेंगे। ये सारी बातें बायोलॉजी में आपको पढ़ाई जाती हैं। ठीक है बेटे, तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखोगे। किसके एग्जाम्पल हैं बेटे? पॉलीसैकेराइड के। ठीक है, जैसे स्टार्च या सेल्यूलोज की बात करते हैं, चलो C6H10O5, ये फार्मूला जो मैंने लिखा है होल एन कर देता हूं। यह फार्मूला बेटे स्टार्च का है, या स्टार्च नहीं कहते तो आप सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का भी यही फार्मूला है। स्टार्च या सेल्यूलोज जो होता है उसे आप C6H10O5 होल एन, एन का मतलब यहाँ कोई पूर्णांक है बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, ये एन सैकड़ों में और हजारों में हो सकता है। तो इसका स्टार्च या सेल्यूलोज का जल अपघटन करेंगे हम, तो यहाँ NH2O ही लेंगे, जो एन संख्या जो यहाँ है वो यहाँ है। तो जल अपघटन करने पर क्या होगा बेटे? हमें एन अणु मिलेंगे मोनोसैकेराइड में, C6H12O6। ये ग्लूकोज हो सकता है, क्या हो सकता है? ग्लूकोज, हम लिख सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि पॉलीसैकेराइड का मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां हमें प्राप्त होती हैं, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। स्टार्च या सेल्यूलोज का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज के एन अणु मिलेंगे। एन का संख्या जो है, ये एन का मान सैकड़ों में हो सकता है, हजारों में हो सकता है। तो हमने 2 आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर लिया है। एक तो हमने करा था भौतिक गुणों के आधार पर, शर्करा और अशर्करा, और एक करा हमने बेटे मोनोसैकेराइड जो है उसकी यूनिट की संख्या के आधार पर कि कितने मोनोसैकेराइड हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए। एक तो मोनोसैकेराइड जो सबसे सरल है, जिसका जल अपघटन नहीं होता है। एक बताए आपको ओलिगोसैकेराइड, जिसके जल अपघटन से 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड हमें मिलेंगे। उसमें फिर एग्जांपल्स में आगे भी समझाया, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, बताए ना। उसके बाद तीसरे हमने बताए पॉलीसैकेराइड, जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरे प्रकार का वर्गीकरण, ये है बेटे अपचायक। ध्यान से सुनियो जरा, अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर, इस आधार पर भी हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसे होते हैं जो अपचायक प्रवृत्ति रखते हैं, यानी अपचयन कर देते हैं बहुत सारे पदार्थों का। उनमें से मुख्य हैं टॉलेंस अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन। तो जिस कार्बोहाइड्रेट ने अपचयन कर दिया है किसी का भी, जैसे मैं कह दूं टॉलेंस अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन का अपचयन जो कार्बोहाइड्रेट कर देता है, उस कार्बोहाइड्रेट को मैं कहूंगा अपचायक शर्करा, और जो नहीं करता वो अनपचायक शर्करा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 प्रकार के। इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं बेटे? 2 प्रकार के। और उसमें हमारा नंबर ए यानी पहला प्रकार है अपचायक, अपचायक शर्करा। क्या है बेटे? अपचायक शर्करा। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, ये अपचायक का कार्य करते हैं, यानी बहुत सारे पदार्थों का क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं। ये अपचायक का कार्य करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, वो तो नॉर्मल सी बात है।
इनमें एल्डिहाइड या कीटोन, ऐसा ही तो होता है, कीटोन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, एग्जाम्पल ध्यान रखना इसके जरूर, बच्चे इसके एग्जाम्पल्स में गड़बड़ी कर देते हैं औपचारिक सर करा के। जो हमारा सुक्रोज होता है ना, सुक्रोज को छोड़कर, ध्यान से समझेंगे सब, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड, सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसैकेराइड व डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड का एक प्रकार है ना डाइसैकेराइड, तो आप सुक्रोज को छोड़ दो और सुक्रोज को छोड़कर जितने भी मोनोसैकेराइड हैं या जितने भी डाइसैकेराइड हैं वे सब अपचायक शर्करा हैं, अर्थात अपचयन कर देते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक अपचायक शर्करा है, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज भी एक अपचायक शर्करा है, यानी ये भी अपचयन कर देता है। जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज भी एक अपचायक शर्करा है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अपचायक कार्बोहाइड्रेट है। और बेटे माल्टोज भी ऐसा ही है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने चाहिए, ETC एक्सेट्रा। तो ये एक्सेट्रा का मतलब तो आपको पता ही होगा, आदि। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर बी, दूसरे नंबर पे जो होता है वो होता है बेटे अनअपचायक, अनअपचायक, अनअपचायक शर्करा। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, अनअपचायक शर्करा। ठीक है, ये अपचायक की भांति कार्य नहीं करते हैं, पर आप एक बात जरूर लिखते हो कि ये टॉलेन अभिकर्मक, ये बात जरूर लिखनी है बेटे, ये टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक व फेहलिंग, टॉलेन अभिकर्मक व फेहलिंग विलियन का, फेहलिंग विलियन का अपचयन, फेलिंग विलियन का अपचयन नहीं करते हैं। ठीक है, इन 2 को जरूर लिख देना आप कि टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलियन का अपचयन नहीं करते हैं, उन्हें अपचयित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज तो वहां से हटा दिया था ना हमने पहले एग्जाम्पल में। ठीक है, सुक्रोज के अलावा जितने भी पॉलीसैकेराइड हैं, सुक्रोज व पॉलीसैकेराइड आप लिख सकते हो, पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज व पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया बेटे हमारा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। हमने 3 आधार पर किया है। सबसे पहला भौतिक गुणों के आधार पर 2 तरह के हैं, शर्करा और अशर्करा। फिर करा मोनोसैकेराइड, यूनिट के आधार पर 3 तरह के बताए, नंबर 1 मोनोसैकेराइड, फिर ओलिगोसैकेराइड और फिर पॉलीसैकेराइड। और तीसरा ये वर्गीकरण हमने करा है अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर, इसमें बताया अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। ठीक है, ये तीनों प्रकार के वर्गीकरण आपको आने चाहिए। अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सारी ही चीज इंपॉर्टेंट, पर फिर भी एक पेपर में क्वेश्चन आता है बेटे, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण।
तो अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेटे? अब हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। अब हमें क्या पढ़ना है बेटे? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। और कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में जो टेस्ट हमें पढ़ना है, जो परीक्षण पढ़ना है, उसे कहते हैं बेटे, क्या कहते हैं? मॉलिस परीक्षण। मॉलिस परीक्षण, मॉलिस टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, ठीक है? बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा मॉलिस टेस्ट क्या है। नाम से डर लग रहा होगा कुछ बच्चों को बहुत, पर डरने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटे? इसमें क्या करना है कि आपको जो पदार्थ दिया गया है ना, जिसे टेस्ट करके बताना है कि वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, आप उस पदार्थ का जलीय विलयन बना लो। पदार्थ का क्या बना लो? जलीय विलयन। आप उस पदार्थ को पानी में घोल लो, ठीक है? पानी में घोल के जलीय विलयन बनेगा। थोड़ा सा जलीय विलयन लो। हमने उस पदार्थ को पानी में घोल के जलीय विलयन बनाया है, और उसके थोड़ी सी मात्रा, लगभग 2 ml ले लो, 3 ml ले लो, 4 ml ले लो, मर्जी आपकी। वैसे 2 ml में सही रहेगा। 2 ml पदार्थ का जलीय विलयन आप लोगे, उसके बाद प्लस करके लिखा है मैंने, यानी उसमें मिलाओगे आप मॉलिश अभिकर्मक। क्या मिलाओगे? मॉलिश अभिकर्मक आपके लैब में मिलेगा। मॉलिश अभिकर्मक ये आपकी लेबोरेटरी में मिल जाएगा, जो आपकी प्रयोगशाला होती है ना विज्ञान की, उसमें मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मॉलिश अभिकर्मक क्या होता है, तो इसके बारे में चलो बताते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। मॉलिश अभिकर्मक का मतलब होता है अल्फा नेप्थोल का एथिल अल्कोहल में, अल्फा नेप्थोल होता है ना, जो पढ़ाया था मैंने आपको, अल्फा नेप्थोल, इसका एथाइल अल्कोहल, चलो इंग्लिश में लिख देते हैं। एथाइल अल्कोहल में 10% विलयन जो होता है ना, यानी इथाइल अल्कोहल तो होना चाहिए 90 ml और अल्फा नेप्थोल होना चाहिए 10 ml। तो यदि इथाइल अल्कोहल के 90 ml में 10 ml आपने अल्फा नेप्थोल मिला रखा है, तो इस तरह का जो मिक्सचर या सॉल्यूशन हमें मिलता है उसे कहते हैं मॉलिश अभिकर्मक। तो आपको क्या करना है? आपको पदार्थ का जलीय विलयन, जिस पदार्थ को टेस्ट करके बताना है कि ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उस पदार्थ का जलीय विलयन बनाओ, प्लस करो उसमें, यानी मिलाओ उसमें मॉलिश अभिकर्मक। और मॉलिश अभिकर्मक मिलाने के बाद आपको क्या करना है? प्लस करना है। ध्यान से देखना बिल्कुल। परख नली जिसमें आप टेस्ट कर रहे हो ना, टेस्ट ट्यूब में, परख नली की दीवार के सहारे बहुत सावधानी से, बिना हिलाए हुए, परख नली की दीवार के सहारे आपको डालना है, क्या डालना है बेटे? H2SO4, बिल्कुल बूंद बूंद करके H2SO4। तो परख नली की दीवार के सहारे, परख नली को थोड़ा तिरछा कर लेना चाहिए। यदि आप परख नली को थोड़ा तिरछा करके फिर उसमें डालोगे ना साइड से, बूंद बूंद करके, तो आप H2SO4 डालोगे, तो क्या होगा कि 2 परतें जो बनेंगी उनके बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बनेगा। तो क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है 2 परतों के बीच, 2 परतों के बीच कैसे रंग का? या तो वो लाल रंग का दिखाई देगा, या फिर वो दिखाई देगा भूरे रंग का। लाल या भूरे रंग का छल्ला, लाल या भूरे रंग का छल्ला दिखाई देता है बेटे, ठीक है? ये छल्ला बनता हुआ आपको नजर आएगा, तो मैं लिख देता हूं बनता है। और इसकी एक खासियत है, ये कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाएगा। लिख देता हूं, जो कुछ समय बाद कैसे रंग का हो जाता है? बैंगनी। बैंगनी तो पता है आपको, बैंगनी रंग का हो जाता है।
यदि आपको ये चीज नजर आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट ही वो पदार्थ है जो हमें दिया गया है। तो हम लिखेंगे अतः, यदि ऐसा सब कुछ देखने को हमें मिलता है तो हम लिखेंगे अतः कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या लिखेंगे, निश्चित है, कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं लैब में। इस टेस्ट को कहते हैं मोलिश टेस्ट। देखो क्या है, आपको जो पदार्थ दिया गया है उसका जलीय विलयन बना लो आप, उसमें फिर मौलिश अभिकर्मक मिला दो। जितना 2 ml ये लिया तो 2 ml ही मिला देना मौलिश अभिकर्मक। फिर परख नली की दीवार के सहारे H2SO4 डालना है, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके। यदि 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है ना, जो कुछ समय बाद बैंगनी हो जाता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिया गया हमें पदार्थ जो दिया गया था वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात और कर लो, एक बात और करते हैं कि दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। हम लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का महत्व। ये भी क्वेश्चन कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी देख लें हम कि दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट का क्या महत्व है। ठीक है बेटे। इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट के जलने से, दहन से। तो हम लिखेंगे इसके दहन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और विभिन्न कार्य करने के लिए ये ऊर्जा है बेटे, दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए या जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए। ठीक है। तो मैं कह सकता हूं अतः यह एक, इसे आप कह सकते हो जैविक ईंधन, बायोफ्यूल कह सकते हो आप इसे, कार्बोहाइड्रेट को। यह एक जैविक ईंधन है। ये चीज ध्यान रखना, जैविक ईंधन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। और कैसे मिलती है ऊर्जा, देखो ये कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, ग्लूकोज है हमारे ब्लड में। जो खाना खाने के बाद हमारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो उसके डाइजेशन का जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो सरल अणु ग्लूकोज ही तो होता है। और ग्लूकोज जाता है कोशिकाओं में। ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है, कोशिकाओं में। आपको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद छोटी आंत के चारों तरफ आ जाता है ब्लड, और ब्लड यानी खून, यानी रक्त, यानी रुधिर, यानी लहू, वो हमारी छोटी आंत के चारों तरफ आ जाता है और छोटी आंत से उठा लेता है पचे हुए भोजन अर्थात ग्लूकोज के सरल अणुओं को और पहुंचाता है कोशिकाओं तक। और वहीं हम सांस लेने की क्रिया अर्थात श्वसन, रेस्पायरेशन भी कर रहे होते हैं। और श्वसन क्रिया में हमारा खून उठाता है ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों से, क्योंकि खून में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्रिया करता है, उससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पहुंचता है, कोशिकाओं में। तो खून छोटी आंत से उठा के लेकर आया था भोजन को अर्थात ग्लूकोज को, और खून फेफड़ों से उठा के लेकर आया है ऑक्सीजन को। तो ये तो हमारा ग्लूकोज है, जिसे कौन लेकर आया है, ब्लड। कहाँ से उठा के लेकर आया है, छोटी आंत से, पचे हुए भोजन से। और ये है ऑक्सीजन गैस, इसे भी कौन लेके आया है, ब्लड लेके आया है, खून लेके आया है। कहाँ से लेके आया है, फेफड़ों से। ठीक है। तो खून ही इसे लेके आया छोटी आंत से, खून ही इसे लेके आया है फेफड़ों से, और ये कहाँ पहुंच के रिएक्शन हो रही है, कोशिका में। सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन है कोशिका में। इसमें क्या बनता है बेटे, 6 तो बनते हैं CO2, 6 तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, और 6 बनते हैं जल के अणु, जल के अणु, और साथ में निकलती है ऊर्जा। ये जो ऊर्जा निकलती है ना, ये ऊर्जा हमारे कोशिका के एक स्पेशल कोशिकांग
माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारा एनर्जी यहीं से तो आता है। इस रिएक्शन में दो चीजें मुख्य हैं, एक तो पाचन और एक तो श्वसन। दोनों के मिले जुले रूप से हमें ऊर्जा मिलती है और ये रिएक्शन होती है कोशिकाओं में और ये ऊर्जा इकट्ठा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। ये सारी बातें आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, आपके बायोलॉजी के टीचर आपको पढ़ाते होंगे। अब हमें पता चला है पहला इसका महत्व क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के दहन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, जैविक ईंधन कहते हैं। और ये रिएक्शन है जिस रिएक्शन के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। और एक बताया था मैंने कि ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लाइकोजन के बारे में मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। ये क्या काम करता है, संचित ऊर्जा स्रोत का, संचित ऊर्जा यानी इकट्ठा होती है ऊर्जा इस रूप में, स्रोत का कार्य करता है, स्रोत का कार्य करता है। एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए सब बच्चों को कि ग्लाइकोजन में एनर्जी क्या होती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है हमारे लीवर में, ठीक है। बायोलॉजी में इस चीज को आप पढ़ते हो। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तीसरा इसका महत्व क्या है। जो प्लांट्स हैं बेटे, प्लांट्स को हम कहते हैं पादप। तो प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति है ना, सेल वॉल, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं, सेल वॉल। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताओ, बताओ, सेल्यूलोज की नहीं होती क्या, सेल्यूलोज की होती है या सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बायोलॉजी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्लांट सेल हैं उनकी सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है। अच्छा, एक चीज और बताता हूं आपको, ध्यान से समझना बेटे। जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज से ही बनती है बहुत सारी चीजें। क्या क्या बनती हैं, जैसे पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा भी ग्लूकोज से ही मिलकर बनती है, या फिर यूं कह दो कि पेंटोज शर्करा के निर्माण में ग्लूकोज की एक हिस्सेदारी होती है, ठीक है। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। न्यूक्लियोटाइड में भी ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के मिलने से ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, बिना ग्लूकोज के न्यूक्लियोटाइड नहीं बन सकता है, ठीक है। और डीएनए और आरएनए ये तो पढ़े होंगे आपने बिल्कुल। डीएनए आरएनए ये भी ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट से ही बने होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बेटे, एवं करके लिखते हैं, एवं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये सब बेटे ग्लूकोज से ही बनते हैं, यानी कि इनके निर्माण में कार्बोहाइड्रेट की एक अभूतपूर्व हिस्सेदारी है, ठीक है बेटे। तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के कहां कहां महत्व हैं। इसके अलावा भी कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे महत्व हैं दैनिक जीवन में, पर मुख्य रूप से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कम से कम इनमें से 3 महत्वों को तो आपको लिखना ही है, ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जैव अणु का क्या मतलब होता है। और जैव अणु में एक चीज आई थी, पोषक तत्व। पोषक तत्वों का क्या मतलब होता है। और आज हमने स्टार्ट किया है कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने वाले पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन। फिर हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट
का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 भौतिक गुणों के आधार पर, शर्करा, अशर्करा। नंबर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के आधार पर, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर हमने पढ़ा अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। तो ये 3 प्रकार के वर्गीकरण करने के बाद हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट या मोलिस टेस्ट कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कार्बोहाइड्रेट का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इन सारी बातों को आपने समझा होगा अच्छे से। बस आप अपना रेगुलर स्टडी करो बेटे। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रोज जरूर पढ़ो, कोई भी दिन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।